हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, खगोल विज्ञान में हमने अब तक तारों का जन्म एवं उनका अंत पढ़ा है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तारामंडल। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं आपको तारामंडल पढ़ाऊँगा, लेकिन ये जो सीरीज़ मैंने प्रारंभ की है खगोल विज्ञान की, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये लंबी ना हो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको तारामंडल और इसमें जो है नक्षत्र दोनों आज पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम आपको पढ़ाएंगे तारामंडल, तारामंडल एवं नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र पढ़ाने वाले हैं, तारामंडल एवं नक्षत्र आपको दोनों हम बता देंगे आपकी क्लास में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो उन 100 अरब आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है और उसका नाम है मंदाकिनी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मिल्की वे, या कहीं कहीं आपको हिंदी में जो है दूग्ध मेखला के नाम से भी उसको आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम उसका एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से हमको एक वक्राकार आकृति देखने को मिलेगी और उसे ही हम कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें एक आकृति दिखाई देती है। ये एक चपटी डिस्क के समान होती है और ये सर्पिलाकार होती है, स्पायरल होती है। कुछ इस तरीके से हमने बताया था, कुछ इस तरीके से हमारा ये आकाशगंगा आपको देखने को मिलेगी। हमने आपसे कहा था कि आकाशगंगा के केंद्र पे जो है बहुत सारे ब्लैक होल इकट्ठा होते हैं, जिसे बल्ज कहा जाता है। यानी आकाशगंगा के केंद्र को ही क्या कहते हैं, हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, यहीं पे जो है बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होते हैं, ब्लैक होल एक जो है तारा, जब कोई तारा होता है, मैंने आपको तारे के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से तारों का जो है जन्म होगा, फिर धीरे धीरे जो है वो लाल दानव बनेंगे, अगर बड़े हुए तो वो अभिनव तारा बनेंगे, छोटे हुए तो सफ़ेद वामन, उसके बाद फिर काला वामन, और उसके बाद फिर जो है अगर बड़ा तारा है तो अभिनव तारा विस्फोट होगा, उसमें न्यूट्रॉन तारा बनेगा और न्यूट्रॉन तारा ही आगे चलकर क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। और वो ब्लैक होल यहाँ से जो है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो तारे होते हैं वो आकाशगंगा के जो है भुजाओं पे ही बनते हैं। जो नवीन तारे होते हैं, जो नए तारे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा बनते हैं आकाशगंगा के भुजाओं पर। तो जो हमारा तारा भी है वो कहाँ है, वो हमारा तारा जो है वो यही हमारी आकाशगंगा की जो भुजाएँ हैं, यानी जो भुजा है वहीं पर बना है, यहाँ पर। ठीक, ये हमारा तारा है, ये हमारा क्या है, तारा, अर्थात इसे हमने नाम दिया है सूर्य का। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं, सूर्य से सबसे अधिक ताराओं के समूह को या सितारों के समूह को कहा जाता है तारामंडल। तारामंडल कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। सूर्य से थोड़ी कम दूरी पर स्थित ताराओं के समूह कहलाते हैं नक्षत्र। क्या कहलाएंगे, नक्षत्र कहलाएंगे। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है। तारामंडल की संख्या 89 है, 27 नक्षत्र हैं। सूर्य से बहुत कम दूरी पर स्थित ग्रहों के जो है ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। उसमें सूर्य भी सम्मिलित है, यानी सूर्य और 8 ग्रह मिलकर क्या कहलाते हैं, सौर मंडल कहलाते हैं, या जो है सौर परिवार कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं, ग्रहों का समूह क्या कहलाएगा, सौर मंडल, जिसमें सूर्य भी सम्मिलित है। ग्रहों का समूह क्या कहलाएगा, सौर मंडल कहलाएगा। सौर मंडल कहलाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो हम सबसे पहले आपको तारामंडल के विषय में बताएंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये आप लोग जो है इसको देख लीजिए। सबसे पहली जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग इसके नोट ज़रूर बनाइए। नोट आप बनाएंगे नहीं तो चीज़ें आपको जो है रिवीजन करने में बहुत तकलीफ होगी। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ इसके आप जो है नोट्स बनाते जाइए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तारामंडल के विषय में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तारामंडल। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टेलेशन।
ठीक है, 89 तारामंडल होते हैं, ठीक है। और उन्हीं तारामंडलों जो है मंडलों के विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। जो पहला होता है हमारा, इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें एक प्रमुख तारा हमें दिखाई देगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा काफ़ी महत्वपूर्ण तारा है। महत्वपूर्ण इस बात से है क्योंकि ध्रुव तारे की सहायता से हम उत्तर दिशा का ज्ञान कर पाते हैं। ये तारा हमेशा उत्तर जो है की दिशा का जो है हमें बोध कराता है, ठीक है। तो ये क्या है, ध्रुव तारा एक हमें देखने को मिलेगा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा का बोध कराता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में नॉर्थ पोलर स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोलर स्टार भी कहा जाता है। उसके बाद एक तारा जो है एक हमें सप्तऋषि तारामंडल देखने को मिलेगा। सप्तऋषि जो तारामंडल है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटते हैं। जो पहला है वो है बृहद सप्तऋषि और दूसरा है लघु सप्तऋषि। इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे, बृहद सप्तऋषि को कहेंगे उर्सा मेजर, ठीक है। और लघु को कहेंगे हम उर्सा माइनर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे कहेंगे। और जो इसमें तीसरा हमको देखने को मिलेगा, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 2, और जो तीसरा हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा ओरियन स्टार। ओरियन स्टार को कई नामों से जाना जाता है। इसे हंटर स्टार भी कहते हैं, इसे हम जो है डॉग स्टार भी कहते हैं, यानी कई नामों से इसे जाना जाता है। किसको, जो है ओरियन स्टार को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा तारा कैसा दिखता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए, देख लीजिए आप लोग। देखिए तो थोड़ा कुछ इस तरीके से। अब हालांकि ये जो है ताराओं का समूह ही है, तो आपको इसमें इस तरीके से तारा दिखाई देंगे। 4 ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। इस तरीके से आपको तारा दिखाई देंगे। तो ये जो ताराओं का एक समूह है, ये कहलाएगा लघु सप्तऋषि। क्या कहलाएगा, लघु सप्तऋषि। इसे कहेंगे उर्सा माइनर, ठीक है। ये उर्सा माइनर हो गया। अब हम बात करते हैं उर्सा मेजर की, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है तारों की एक आकृति आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से आकृति आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी जो है आपको कितने तारे, 4 3 7 तारे दिखाई देंगे। यानी इसी कारण इन्हें 7 ताराओं का समूह है और इसी कारण इन्हें जो है सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। और यही पे स्थित है हमारा प्यारा तारा ध्रुव तारा। क्यों ध्रुव तारा को महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। और ये आसमान में आप देखोगे तो आपको जो है, जब आप रात को देखोगे तो आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे, कुछ जो है सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। अब इससे एक महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, जो तारों का जो रंग होता है तो वो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगर कोई तारा है और उसका जो पृष्ठीय ताप, यानी उसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, उसके हिसाब से उसका रंग बदलता है या उसका जो है रंग निर्भर करता है। यानी मान लीजिए
कोई तारा, लाल तारा अगर आपको दिख रहा है, यानी लाल तारा, लाल, ठीक है, तो वो क्या है, जो लाल तारा है तो वो सामान्य, मतलब वो सामान्य कैटेगरी का, मतलब वो सामान्य है, उसका जो टेम्परेचर है सामान्य है, लेकिन सामान्य मतलब समझ लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जैसे हमारा सन, सूर्य, ठीक है, वो सामान्य दिखाई देगा, उसका सामान्य टेम्परेचर रहेगा। लेकिन अगर कोई तारा आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सफ़ेद, तो जो उसका टेम्परेचर होता है वो जो है जो है मध्यम होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत कम होता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका जो है मध्यम हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो मध्यम हो जाएगा। और जो नीला तारा है, आपको एक नीला तारा देखने को मिलेगा, तो जो नीला तारा होता है इसका जो टेम्परेचर होता है, जो उसका सरफेस का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसी के लिए आपको नीला दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसी के लिए क्या दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देता है। ओके, तो यानी देख रहे हो आप कि जो लघु सप्तऋषि, इसकी जो 3 तारे या इसके सामने हैं, ठीक है, और इसको जो है आप ये जो है ये आकृति कुछ ऐसे नहीं होगी, इसकी आकृति देख लीजिए, सामने नहीं रहेगा, ये जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी जो ध्रुव तारा हमारा ये है, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ठीक है, तो अब ये देखिए 4 तारे पीछे 3 तारे आगे, तो अगर आप समझ लीजिए जिस तरीके से अगर आपको आकृति दिखाई दे आसमान में कि भाई 3 तारे आगे हैं, 4 तारे पीछे हैं, और ये तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको कहलाएगा लघु सप्तऋषि। आप इसको देख सकते हो, इसको जान सकते हो किस तरीके से होता है। और इस तरीके से अगर आकृति दिखाई देगी 4 तारे, यानी यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से 4 तारे आगे 3 तारे पीछे, तो समझ लीजिए वो क्या है, तो वो है आपका जो है आपका कहलाएगा जो है बृहद सप्तऋषि। तो ये लघु सप्तऋषि है, और ये क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बृहद सप्त, ठीक है, बृहद सप्तऋषि, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे ऊर्सा, जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे ऊर्सा मेजर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये इसके क्या है, ये इसके सामने है, इसके सामने है, और ये इसके पीछे है, मतलब 3 तारे जो है, 3 तारे इसके पीछे और ये इसके सामने। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको आसमान में दिखाई दे दृश्य, तो समझ लीजिए कि वो जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा तारा, वो क्या है, वो ध्रुव तारा है। क्या सा तारा है, ध्रुव तारा है। ओके, तो ये चीज़ें आप इसमें समझ गए। मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसमें हम बात करते हैं ओरियन स्टार की। यहां पे लिख देते हैं ओरियन, ओरियन स्टार, ठीक है। ओरियन स्टार को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। ओरियन स्टार को हम डॉग स्टार भी कहते हैं, उसे हम जो है हंटर स्टार भी कहते हैं। हंटर स्टार कहने के पीछे कारण मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए उसकी आकृति आपको आसमान में कैसी दिखाई देगी। ठीक है, आपको आसमान में कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, तारों की आकृति रहेगी, वो बेसिकली तारे ही रहेंगे। वो बेसिकली क्या रहेंगे, वो बेसिकली तारे ही रहेंगे।
कुछ इस तरीके से आपको एक चित्र दिखाई देगा, एक शिकारी जैसा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ओरियन स्टार। इसे हंटर स्टार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो दूर से देखने से आकृति हमें एक शिकारी जैसी लगती है कि एक शिकारी है जिसने जो है अपने तीर और कमान को जो है साधा है और किसी जो है एक अपने ऑब्जेक्ट पे वो निशाना लगा रहा है। इसी कारण इसे जो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हंटर स्टार। ओके। इसे ओरियन के पास एक तारा है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला तारा पाया जाता है। यहाँ पे स्थित एक तारा, और उस तारे को कहते हैं साइरस। क्या कहेंगे? साइरस। ये काफ़ी चमकीला तारा है दोस्तों, काफ़ी चमकीला तारा है, ये बहुत चमकीला तारा है। इसी कारण इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं जो है साइरस। इसे हम जो है डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यही सब जो है सबसे चमकीला तारा जो है हमें देखने को मिलता है, साइरस। तो कुछ इस तरीके से चित्र आपको ये देखने को जो है मिल रहा है। हम ये मिटा देते हैं आपको, आप इसको क्या करिए, नोट करते जाइए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। तो लगभग ये तारामंडल है। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। किसके बारे में? नक्षत्रों के बारे में। हम यहाँ पे लिख देते हैं नक्षत्र। नक्षत्र जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, तारों का समूह जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ स्टार, जिसे हम कहेंगे नक्षत्र। देखिए नक्षत्रों की जो संख्या है तो वो 27 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। लेकिन जो है ये जो 27 नक्षत्र आपको जो है पौराणिक कथाओं में, धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू साहित्य में, जो हिंदू जो है धर्म से संबंधित जितने भी जो है ग्रंथ हैं उनमें जो है आपको 27 नक्षत्र देखने को मिलेंगे। बट जो है इन नक्षत्रों को साइंस नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं 27 नहीं और भी हो सकते हैं, औरों की भी खोज की जा रही है। तो वो 27 नक्षत्रों के बारे में जो है वो पूर्णतः वो सहमत नहीं है। लेकिन हम हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में इसके विषय में जो है बताया गया है या उल्लेख मिलता है तो हम इसके विषय में यहाँ देखेंगे। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है। तो नक्षत्र हम देख रहे हैं कि कितने नक्षत्र हैं? तो 27 नक्षत्र होते हैं दोस्तों। अब उन 27 नक्षत्रों में जो है अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, ठीक है, फिर मृगशीर्ष है, फिर पुष्य है, विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठ है, मूल है, रेवती है। इस तरीके से आपको जो है नक्षत्र देखने को मिलेंगे। इन नक्षत्रों का यानी अगर हम देखेंगे ज्योतिष शास्त्र जब हम उठाएं और ज्योतिष शास्त्र हम पढ़ें तो ज्योतिष शास्त्र का जो है ज्योतिष शास्त्र जो है निर्भर है किससे? किस पे निर्भर है? ग्रहों पर, नक्षत्रों पे है। सारा जो ज्योतिष शास्त्र होता जो उसका जो होता है चीज़ें, वो सारी जो यहीं से जो है वो देख लेता है, उसकी जो है चीज़ों को, अपने जो उसके एलिमेंट्स को यहीं से लेता है। जो कुंडली मिलाई जाती है वो भी इन्हीं के माध्यम जो है सहायता से जो है मिलाई जाती है। और इन नक्षत्रों को हमारा सूर्य जो गति कर रहा है, हमारा सूर्य क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और गति करते करते क्या करता है वो? यानी सभी चीज़ों का वो भ्रमण कर रहा है। पहली बात मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारा सूर्य है ये अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, ठीक, और ये एक चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ साल में, जिसे कहा जाता है, हम जिसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर, यानी ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये समझ लीजिए। यानी ब्रह्मांड का जितने भी जो प्रत्येक चीज़ें गति करती देखने को मिलेंगी आपको, स्थिर कुछ भी नहीं है, जान लीजिए। सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, मंदाकिनी भी ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है, ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाता है तारामंडल, और नक्षत्र चक्कर लगाते हैं, और हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के उपग्रह उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं, यानी सभी चीज़ें एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं। जो हमारा सूर्य है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मान लीजिए, ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं बना देता हूँ आपको। हमारा जो सूर्य है, यहाँ पे क्या है? हमारा सूर्य है, ठीक है, क्या है?
हमारा सूर्य है, सन है, और यहाँ पे नक्षत्र है। नक्षत्र कितने मैंने आपको बताए? नक्षत्र मैंने आपको 27 नक्षत्र बताए। और जो हमारा सूर्य है इन नक्षत्रों का चक्कर लगाता है। हमारा सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्रों को पार कर जाता है। यानी ये जो सूर्य चक्कर लगाता है नक्षत्रों को, ये 2.25 नक्षत्र, ठीक है, इनको पार कर जाता है। ठीक है, तो 2.25 नक्षत्रों को पार कर जाता है। हालांकि पार करने की स्थिति क्या है, देखिए सूर्य भी चक्कर लगा रहा है जो है अपनी गैलेक्सी का, और जो है नक्षत्र भी चक्कर लगा रहे हैं, यानी सभी चीज़ें चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक क्या कहते हैं, एक जो है साथ ही साथ वो दोनों चक्कर लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि जो है ज्योतिष शास्त्र अपना कार्य करता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अगली क्लास में हम सौर मंडल की उत्पत्ति पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, किन दशाओं में सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, और जो है बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के विषय में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।